आइए मेरे परम विद्यार्थियों, आज हम एक नए टॉपिक के विषय में बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा संबंध बोधक अव्यय, जिसको आप इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या है? संबंध बोधक अव्यय। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रीपोजिशन। सवाल ये है कि संबंध बोधक अव्यय होता क्या है। एक अच्छा सा प्रश्न ये है कि संबंध बोधक अव्यय क्या होता है। तो संबंध बोधक अव्यय के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि किस आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे तो आपको बहुत सरलता से ये बात समझ में आ जाएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं या किस विषय वस्तु को लेकर के हम अपनी बात कंटिन्यू कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि संबंध बोधक अव्यय के संदर्भ में ये कहा जाता है कि ये 3 आधारों पर बटा हुआ टॉपिक है और जिसमें से पहला जो आधार है, एक आधार यहाँ और एक आधार यहाँ और एक आधार हम यहाँ रखेंगे। 3 सेपरेट करके बांट दे रहे हैं, जिसमें से एक तो होगा प्रयोग के आधार पर और एक होगा अर्थ के आधार पर, एक व्युत्पत्ति के आधार पर। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्या है? प्रयोग के आधार पर। दूसरा होगा अर्थ के आधार पर और तीसरा क्या है? व्युत्पत्ति के आधार पर। ये 3 महत्वपूर्ण इसके आधार हो गए, बेस हो गए। अब पहले हम नामकरण की बात कर लें कि अगर प्रयोग के आधार पर जिन 2 भागों में बांटा गया उसे क्या कहते हैं, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। तो एकदम सरल सी बात होगी। जहां बात हम करते हैं प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर 2 है। एक कहा जाता है संबद्ध और एक है अनुबद्ध। और व्युत्पत्ति के आधार पर एक होता है मूल और वहीं एक होता है यौगिक। अब इस आधार पर अगर कोई आपसे पूछे कि प्रयोग के आधार पर इसके कितने भेद हैं, तो प्रयोग के आधार पर 2 भेद हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर भी इसके 2 भेद हैं। जाहिर है कि इन दोनों का उत्तर तो आप धूमधाम से दे ले लेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। सवाल इसलिए मैं इतना डिटेल में पढ़ा दे रहा हूं कि इसके बाद या इसके अतिरिक्त या इसके बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। तो संबद्ध अनुबद्ध हो गया, मूल और यौगिक हो गया। अर्थ के आधार पर डायरेक्ट ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है कि अर्थ के आधार पर इसके कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर इसके 13 भेद होते हैं। आपके मन में अब एक प्रबल इच्छा हो गई होगी कि आखिर 13 भेद कैसे हम डिसाइड करेंगे या कौन कौन से हैं, तो हम इसकी चर्चा करेंगे। सवाल इतना डेप्थ में जाकर के बिल्कुल भी नहीं पूछता है, बहुत ऊपरी ऊपरी तरह, जो मतलब कुल मिलाकर के एकदम किनारे, माने एकदम दरिया के बीच का हिस्सा नहीं, किनारे पर ही समझ लीजिएगा कि आपको प्रश्न बना करके दे देता है। तो समझ लीजिए कि आसानी से कैसे कर पाएं, यही महत्वपूर्ण बात है। तो 13 तो ये है, अच्छी बात है। अब बात आती है कि संबद्ध और अनुबद्ध का बंटवारा कैसे करना है, किस आधार पर करना है, ये एक सवाल है। तो संबद्ध के लिए एक सिंपल सा तरीका ये कहा गया है कि इसमें जो संज्ञा की, अब मैं इसको एक एक अलग करके पढ़ाऊं तो आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसे ये तो मोटे तौर पर आप जान पाए, पहले प्रयोग के आधार पर हम थोड़ा सा विस्तार से बताएं। आइए,
तो संबंध बोधक जो होगा वो पहले हम लोग किसके आधार पर देखेंगे, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने भेद है, 2। कौन कौन सा आपको बता दिया गया, तो एक तो बताया गया संबद्ध, ये संबंध नहीं है, संबद्ध है, ये ध्यान रखिएगा, और एक अनुबद्ध। अब संबद्ध का क्या मतलब है, कहते हैं कि यदि किसी भी संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग संज्ञा के बाद हो, तो संज्ञा के बाद एक विभक्ति लगती है, तो संज्ञा के बाद जो विभक्ति है अगर उसके बाद आए, इसका क्या मतलब है, जब तक हम आपको उदाहरण नहीं देंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि संज्ञा की विभक्ति के या तो लिख करके देगा पीछे या फिर बाद, आने वाला। जो संज्ञा की विभक्ति के पीछे, पीछे को ही यहाँ बाद कहा जाता है। जो प्रामाणिक पुस्तकें होती हैं ना, उसमें बाद शब्द का इस्तेमाल न करके पीछे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये अनुबद्ध क्या है, तो कहा जाता है कि संज्ञा के विकृत रूप के बाद आने वाला, के पीछे या बाद आने वाला। तो ये हम जो प्रयोग सीख रहे हैं, इसके किसके विषय में सीख रहे हैं, तो आप बताएंगे कि ये हम लोग संबंध बोधक अव्यय के बारे में जान रहे हैं। और संबंध बोधक अव्यय को किस आधार पर हम देख रहे हैं अभी, तो आप बताएंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं, आप धूमधाम से बताइए। 2 भेद होते हैं। 2 भेद में एक भेद है संबद्ध बोधक अव्यय, संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, इसका पूरा नाम होगा अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। अगर हम इसकी बात कहें तो ये संबंध बोधक अव्यय और अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। ठीक, ये थोड़ा सा डिटेल हो गया। तो ये संबद्ध और अनुबद्ध का क्या मतलब है, इसको शॉर्टकट में आप समझें। संज्ञा की विभक्ति, अब संज्ञा क्या है, जैसे आ गया एक शब्द दिया मैंने धन के, एक शब्द मैंने कहा नर की, एक शब्द मैंने कहा विद्या के। अब ध्यान से समझिएगा, ये धन, नर और विद्या, ये सब क्या है, संज्ञा हैं, संज्ञा की विभक्ति, और ये उसकी क्या है, विभक्तियां हैं। अब इसके बाद जो आने वाले शब्द होंगे वैसे संबंध बोधक अव्ययों को हम कहते हैं कि ये संबद्ध संबंध बोधक अव्यय हैं। इतना डीप में नहीं जाना है, इससे पहचान आप कर पाएंगे, क्योंकि प्रकार के आधार पर अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए क्या है, मैंने कहा धन के बिना, नर की नाई, नाई का मतलब होता है समान या तरह या जैसा, और विद्या के बिना। तो ये जो बिना है या नाई है, बिना है, ये किस प्रकार का है, तो संबद्ध प्रकार का है। तो इसकी परिभाषा क्या कहा गया है कि संज्ञा की विभक्ति के पीछे या बाद आने वाला जो संबंध बोधक अव्यय होता है उसे ही हम संबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो इसमें बिना हो गया, नाई हो गया और बिना हो गया। अब होता क्या है, अनुबद्ध में क्या है कि ये जो संज्ञा है, इस संज्ञा में विकार उत्पन्न कर दिया जाता है, माने संज्ञा के मूल रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। जब संज्ञा के मूल रूप में परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक और आपको विशेषता देखने को मिलेगी कि उसमें ये जो विभक्ति है ना, का, की के, ये विभक्तियां कहलाती हैं। ने,
कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये सब क्या है? विभक्तियां हैं, जाहिर है। तो यहाँ अनुबद्ध वाले में विभक्तियां नहीं आती हैं, बल्कि ये जो संज्ञा होती है इनके रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। जब संज्ञा के रूप में ही परिवर्तन होता है तो ये जो विभक्ति अलग से न लिख करके वो संज्ञा शब्दों में क्या होती हैं? शामिल हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कहा गया है किनारे तक, एक शब्द आया, देखिए मैंने लिखा किनारे, एक मैंने लिखा सखियों, एक लिखा मैंने पुत्रों, एक मैंने लिखा जैसे कटोरे। ये इसका जो मूल शब्द है वो है किनारा, पर कहा गया कि संज्ञा का विकृत रूप होगा, मूल रूप ना होकर के उसमें विकार होगा। किनारा का बना दिया गया किनारे। सखियां, सखियां का विकृत करके सखियों बना दिया। दरअसल सखी मूल है, सखियां भी विकृत है, सखियों भी विकृत है। ये पुत्र, पुत्र जो है ये मूल है, पर पुत्र को बनाया पुत्रों। कटोरा, कटोरा मूल है पर इसको बनाया गया कटोरे। अब जैसे मान लीजिएगा कि कहा गया किनारे तक, तो इसमें जो तक होगा ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। ये बिना, नाई और बिना भी संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय में भी प्रयोग के आधार पर किस किस कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे? तो संबंध बोधक, तो ये संबद्ध संबंध बोधक अव्यय होगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि ऐसा सवाल आज तक पूछा ही नहीं गया है और न इतना डेप्थ में जाकर के पूछेगा, पर अगर कभी किसी प्रामाणिक पुस्तक को पढ़ रहे हो और इस प्रकार की प्रवृत्ति दी गई हो तो आपको ज़्यादा तनाव न लेना पड़े, आप वो बात समझ पाएं कि एक्चुअल में किताब कहना क्या चाह रहा है, वो धूमधाम से जानते रहें। जैसे कहा गया सखियों सहित, पुत्रों समेत, कटोरे भर, पर यहां जो संज्ञा के विकृत रूप के बाद आता है वो अनुबद्ध प्रकार का होता है। जो संज्ञा के बाद विभक्ति के बाद जो आता है वो संबद्ध प्रकार का क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय होता है। जाहिर है आपसे सवाल जब पूछा जाएगा तो यही पूरा वाक्य, जैसे कह दिया गया कि धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, पूरा वाक्य दे दिया, पूछा गया बताइए कि इसमें संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, तो आप बताएंगे बिना। जैसे विद्या के बिना मनुष्य पशु समान है, बहुत डिटेल में तो नहीं पूछा, एक वाक्य दे दिया, आपको बताना है कि इसमें बिना क्या होगा? संबंध बोधक। अब ये किनारे है, सखियों है, पुत्रों है, कटोरे हैं, ये सब भी और ये सब भी हैं संबंध बोधक अव्यय ही, पर प्रयोग के आधार पर अगर हम बांटें तो उसको दो कैटेगरी में रखते हैं। दोनों कैटेगरी आपके सामने हैं, दोनों का परिवर्तन रूप मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कुल 13 प्रकार के हैं। तो मूल बात ये है, अब इसके बाद वाला आ जाते हैं। अब इतना तो आप समझ गए होंगे। अब अगले हिस्से में अगर आए तो अब यही संबंध बोधक अव्यय के बारे में हम बात करेंगे, पर वो किस आधार पर है? अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर हम लोगों ने बात किया कितने प्रकार का है? 13 प्रकार का। अब 13 प्रकार आपको याद नहीं करना है, मैं फिर बता रहा हूं, वो सिर्फ मैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूं कि उन 13 प्रकार में 2-2, 3-3 सिलेक्टेड उदाहरण मैंने लिख दिया है, और वही 2-2, 3-3 उदाहरण से आपको ये पहचान हो जाएगा कि ये शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये पहचान करने का आपका शानदार तरीका होगा। जैसे इसका एक भेद है, उसको बोलते हैं कालवाचक। दूसरा भेद जो है वो क्या कहलाएगा? कालवाचक हो गया और स्थानवाचक हो गया। फिर एक दिशावाचक होगा, दिशावाचक। एक होगा साधनवाचक, एक होगा हेतुवाचक। हेतुवाचक के बाद आ जाइए विषयवाचक,
विनिमयवाचक, विनिमयवाचक के बाद इसी में आ जाइएगा व्यतिरेक वाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, उसके बाद आ गया संग्रहवाचक, तुलनावाचक, विरोध हो गया, सादृश्य हो गया, संग्रह, तुलना, और एक सहचर होगा, सहचर नहीं लिखा है ना, सहचरवाचक। ये कुल 13 प्रकार हैं। इतना आपको रटना नहीं है, इनको जानना है कि हाँ ये प्रकार हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि संबंध बोधक अव्यय 13 प्रकार के होते हैं, सर ये तो बता दिए हैं, इसका नाम क्या होगा, तो नाम जानते रहिए। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे ये नहीं जानना है। क्यों? 2 सवाल होंगे, कभी कभी विनिमय का हो सकता है व्यतिरेक में भी मिल जाए, व्यतिरेक का विनिमय में मिल जाए। वो डिपेंड करता है उसके यूज पर, उपयोग पर। एक ही शब्द का उपयोग हम कई जगह अलग अलग अर्थों में कर लेते हैं। अब अगर आप चाहें तो मैं एक एक दो दो उदाहरण अगर आपको लिखा दूं, जैसे बाद, पहले और पश्चात। क्या ये बाद, पहले, पश्चात, ये सब जो लिखा रहा हूं ये सभी क्या है? संबंध बोधक अव्यय ही हैं। अब जैसे बाद, पहले, पश्चात का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? समय बताने के लिए। इन तीनों का उपयोग हम समय बताने के लिए। जैसे मैंने कहा भीतर, बाहर, अंदर, ये सब क्या बताएंगे? स्थान बताने वाले हैं। अब दिशा, जैसे कहा गया ओर, तरफ, पार, ये क्या बताते हैं? दिशा को बताते हैं। अब साधन सूचक में क्या क्या आएगा? जैसे कहा गया द्वारा, जरिए, मार्फत। अब हेतु में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे लिए, निमित्त, वास्ते। लिए, निमित्त, वास्ते। ऐसे ही विषय वाले में क्या क्या आ जाएंगे? भरोसे और बाबत। भरोसे और बाबत। विनिमय में क्या आता है? जैसे आ गया पलटे, एवज और बदले। किसी चीज का अगर आप विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो इसके पलटे हमको इस ये दे दीजिए, या कहते हैं इसके बदले हमको ये दे दीजिए, या कहते हैं इसके एवज में हमको ये चाहिए। तो इन सब का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? विनिमय के लिए। व्यतिरेक माने अधिकता बताने के लिए। सिवा, अलावा, बिना। सिवा, अलावा और बिना। बिना का इस्तेमाल प्रयोग के आधार पर हमने देखा था, प्रयोग के आधार पर में भी बिना का प्रयोग हुआ। तो यही शब्द जो है अगर देखें तो इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो अनुबद्ध में चले जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो संबद्ध में चले जाएंगे। पर वो आधार क्या है? वो वाला आधार कहलाएगा आपका प्रयोग के आधार पर ये क्या है? अर्थ के आधार पर। अगर बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन बना तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 13 प्रकार, नथिंग एल्स। इससे ज़्यादा इससे सवाल नहीं बनता। बस केवल चूंकि ये जो 13 प्रकार हैं, तो 13 हैं कौन कौन से, इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए मैं ये बात लिखा रहा हूँ। ठीक है। समान, तरह, भांति, सादृश्यता माने समानता को प्रकट करने वाले, तो समान हो गए, तरह हो गए,
भांति हो गए, या इसके लिए नाई शब्द का इस्तेमाल अभी हुआ था, नाई, जैसा, जैसी, जैसे भी इसी में है। विरोध में क्या क्या शामिल होगा, जैसे एक तो विरुद्ध शब्द आ गया, जैसे वह मेरे विरुद्ध काम नहीं करता, इसमें विरुद्ध जो होगा वो क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। तो एक तो विरुद्ध हो गया, एक तो खिलाफ हो गया, खिलाफ। अब संग्रह वाले में आ जाएगा संग साथ समेत, ये सहचर में आएगा, संघ साथ और समेत। तुलना वाले में क्या क्या आ जाएगा, अगर हम उसकी बात करें तो सासी से, और नाई भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। मैंने कहा था कि ये नाई शब्द, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो इंटरफेयर करेंगे, जैसे नाई मैंने सादृश्यता में भी लिखाया, तुलना वाले में भी लिखाया। और अब बात आ गई संग्रह में, तक आ गया, लौ आ गया, तक और लौ। जैसे कहाँ लौ बखानी, कहाँ लौ बखानी मतलब कहाँ तक बखान करें, अवधि भाषा में है। तो इस तरीके से आप ये देखें कि संबंध बोधक अव्यय जो अर्थ के आधार पर है वो कितने प्रकार का होता है, 13 प्रकार का। अब दो हिस्सा आप समझ गए, एक तो प्रयोग के आधार वाला हिस्सा देख लिए, और अब देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर मूल और यौगिक का मामला क्या है, और इसी के साथ साथ ये टॉपिक समाप्त भी हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये वाला हिस्सा बेहद इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। माने आपकी परीक्षा में अगर जब कभी भी पूछेगा तो अक्सर इसी से काम चल जाता है, इसी में से कोई एक वाक्य बना करके देगा इन्हीं की मदद से। अगर कभी कभी डिटेल करेगा तो डिटेल में वो वाक्य बनाएगा, पर शब्द यही इस्तेमाल होंगे, इन्हीं में से कोई न कोई एक शब्द का प्रयोग करके वो एक वाक्य बनाता है और पहचान के लिए कर देता है। और बेहद सरल है, आपको मैं बताऊं कि अगर आसानी से करना चाहेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, धूमधाम से आप अपनी बात को संपन्न कर पाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं किसके आधार पर, अगले हिस्से पर, व्युत्पत्ति। अब व्युत्पत्ति के आधार पर जब हम आप बात करेंगे तो व्युत्पत्ति के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, मैंने आपको बताया। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो पहला आधार है उसको आप कहेंगे मूल, और जो दूसरा आधार है वो क्या कहलाएगा, यौगिक। एकदम सरल सी बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मूल का मतलब यही होता है कि जो किसी अन्य की मदद से न बना हो, जो अपने आप में परफेक्ट हो। जैसे बिना है, पर्यंत है, नाई है। एक शब्द उदाहरण के तौर पर मैंने लिया यहां बिना, पर्यंत, नाई। ये दो शब्दों के मेल से नहीं बने हैं, पर यौगिक का मतलब होता है जो दो के मेल से बिना हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक कहा पलटे, पलटे या लेखे। पलटे का मतलब होता है बदले में, बदले में दो शब्दों को जोड़ करके उन्होंने एक शब्द बनाया पलटे। पलटे मतलब होता है बदले में ही। तो इनको हम यौगिक के अंतर्गत रखते हैं। ये कभी पूछा नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार यहाँ इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि विद्यार्थी ऐसा ना हो कि वहाँ भी मेहनत कर ले उतना ही जितना कि वो उसके सिलेबस के बाहर हो। मैं अगर कहीं इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि बेटा ये वाले हिस्से पूछने वाले नहीं हैं, इसका मतलब यह है कि केवल आप उसको कहानी की तरह सुन लीजिए। पर जिसको मैंने कहा कि यहाँ से सवाल बनाए जाते हैं, जाहिर सी बात है कि वहाँ से सवाल बनता है। इसके प्रमाण के तौर पर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, कहीं का भी, आप ये महसूस करेंगे कि सर ने जो हिस्सा कहा था केवल वहीं से सवाल बने हैं। अब मूल बात मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, इसी के साथ साथ मैं अपनी बात समाप्त करूं कि जब भी आपसे सवाल बनेगा, अगर बहुत टफ बनाने की कोशिश करते हैं तो बताएंगे कि संबंध बोधक अव्यय प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार का होता है ये बताइए, या अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है ये बताइए, या व्युत्पत्ति के आधार पर वो कितने प्रकार का होता है ये बताइए। इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनता है, तो इसके लिए आपको तनाव नहीं लेना है, बहुत धूमधाम से अपनी बात रख सकेंगे। तो आशा है मेरी बात ये अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे।
तो आज के लिए लेते हैं विदा। ध्यान रखिएगा, आप अपना ख्याल रखिएगा। हम इसके बाद एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो आशा करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे। शुक्रिया।